द लॉर्ड शो में आज के हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा जी। वह एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी जड़ें संगठन में हैं, लेकिन उनका दिल युवाओं के साथ में रहता है। तो आज पॉडकास्ट में बात करेंगे कमलेश मिश्रा जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे द लॉर्ड शो में। और सर, सबसे पहले आपके राजनीतिक सफर के बारे में चर्चा करें कि आपका राजनीतिक सफर कैसे शुरुआत हुआ और सबसे पहली प्रेरणा क्या रही। धन्यवाद। आपका भी अभिनंदन है, स्वागत है। मैं बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाता और शाखा में जाने के कारण राष्ट्र से संबंधित, देश से संबंधित, धर्म से संबंधित, संस्कृति से संबंधित अब मेरे मन में आता है। शिक्षा के साथ साथ संघ के बाद में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद से जुड़े, विद्यार्थी परिषद में काम करते करते आज यहाँ तक की यात्रा हुई। मेरे जीवन में, राजनीतिक जीवन के लिए एक बड़ी घटना है, और वह घटना यह है कि कक्षा 10 के हाई स्कूल की कोर्स में एक पुस्तक पढ़ाई जाती थी, सहयोगी पुस्तक मातृभूमि के। और मातृभूमि के लिए जो पुस्तक है उसमें भी पूरा आजाद चंद्रशेखर आजाद जी का पूरा जीवन चयन और उनके कुछ शब्द हैं। जब उस पुस्तक को काव्य है, जब उसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद राष्ट्र के प्रति स्वतः ही मन में भाव जागृत होता है। और भाव के साथ साथ अंग्रेजों ने कैसा अत्याचार हमारे देश पे किया है, और मैंने जब उस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा जीवन सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, मेरा जीवन राष्ट्र कार्य के लिए होना चाहिए। और उसके बाद मेरी दिशा धीरे धीरे बदलती चली गई। आज मैं राष्ट्र समाज के लिए काम करने के लिए सदैव तत्पर हूं। यही आपके जीवन की जो है यात्रा का शुभारंभ सब यही पड़ा हुआ है। और सर, अगर आगे आपसे जानना चाहें कि जो आप प्रेरणा स्रोत किसे मानते हैं अपने जीवन में। अब वैसे तो मैंने पहले ही बताया कि जो पुस्तक पढ़ी चंद्रशेखर आजाद जी की, मृत्यु कैसी हुई, किस प्रकार से हुई, चंद्रशेखर जी का जो काव्य खंड है, एक युवा को अपने देश के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए, देश के लिए कैसा भाव होना चाहिए, तो एक तरह से वो भी प्रेरणा हमारे प्रेरणा होगा। लेकिन जब पूरे समाज के लिए देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद भी, उनका भी मेरे जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ा। अगर सर बात करें अवध क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में, तो आपकी मुख्य जिम्मेदारियों की अगर हम बात जानना चाहें तो वो कौन सी है। दायित्व संबोधन मात्र होता है। कार्यकर्ता की दृष्टि में संगठन के लिए जो सब कुछ करना चाहिए वह मैंने किया है। 25 मार्च 2023 को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवध क्षेत्र के अध्यक्ष के रूप में दायित्व देकर कर्तव्य निर्वहन के लिए नियुक्त किया था। उसी समय नगर निकाय के चुनाव थे। हम लोगों ने बड़े ही ठीक प्रकार से नगर निकाय के चुनाव, बूथ प्रबंधन, कैसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, कैसे लोग भाजपा के साथ जुड़े, सरकार और संगठन दोनों के काम मिलाकर संगठन से जोड़ने का काम किया। मजबूत भाजपा कैसे तैयार, उसके लिए हम सब लोगों ने काम किया है। हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, हमारी सरकार और संगठन दोनों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक दर्शन है जिसको अंत्योदय कहते हैं। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, सिंचाई, शिक्षा, चिकित्सा, पुल पुलिया, सड़कों का निर्माण, उसका जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे, इसके लिए हमारी सरकार और संगठन दोनों काम करते हैं। हमने उस काम को पूरी ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास किया है। अभी भविष्य में जो काम होते हैं उनको भी ठीक करके करेंगे। सर, आप अगर देखा जाए तो जमीनी स्तर से उठे हुए नेता हैं, और संगठन में काम करना या उसका जो अनुभव रहा वो आपको किस तरीके से गहराई की छाप छोड़ता है। जब आप किसी दायित्व पर बैठते हैं तो संगठन ही सर्वोपरि, संगठन का दिशा निर्देश, संगठन के लिए कार्यकर्ता आपके इन कार्यों का अनुसरण करे
ऐसा काम करना चाहिए। व्यक्ति के जब आप राजनीतिक जीवन में जाते हैं और संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण दायित्व पे होते हैं, तो आपका जो व्यक्तिगत जीवन होता है वह जीवन शून्य हो जाता है। आप संगठन, समाज और अपने दायित्व और राष्ट्र के लिए काम। अच्छा सर, संगठन में ऐसी कौन सी सीख मिली जो आपसे किताबों में नहीं पढ़ने को मिली? जब हम संगठन में काम करते हैं तो काम करते करते एक बड़ा परिवार होता है। आप एक छोटे से परिवार में रहते हैं, 5 लोग, 7 लोग, 10 लोग, आपके ब्लड रिलेशन के लिए होंगे तो एक और परिवार होता है। लेकिन यहाँ पर जब मैं अवध क्षेत्र का अध्यक्ष बना तो अवध क्षेत्र के संपूर्ण कार्यकर्ता, संपूर्ण दायित्व वाले कार्यकर्ता, एक बड़ा परिवार मिला और मैंने प्रयास किया कि उनके सुख दुख में सदैव साथ खड़े हैं। हाँ, एक बड़ा परिवार होता है तो कई बार सबकी अपेक्षाओं पे खड़ा करना संभव नहीं हो पाता है। कई बार एक मानवीय संवेदनाएं होती हैं तो मन में कष्ट भी होता है। उनकी सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती हैं। जब सारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, मैं भी जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता की पीड़ा क्या हो, उस पीड़ा का एहसास होता है, मन में बहुत कष्ट होता है, फिर भी प्रयास करते हैं सबके अपेक्षा को पूरा। और सर, अगर जब आप जैसे गांव जाते हैं या इस जमीनी स्तर के लोगों से मिलते हैं तो वो आपसे कैसी छाप छोड़ते हैं या उनसे कुछ क्या सीखने को मिलता है या क्या देख पाते हैं? आज जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है तो आज हम जब गाँव में जाते हैं तो 2014 को पहले का काम हमने देखा है। और 2014 की बात छोड़िए, अगर हम सिंधिया अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या हुई, जब भारतीय जनता पार्टी की जो पहली सरकार गठबंधन की एनडीए की बनी, उसके पहले का भारत हमने देखा, उसके पहले का हमने गाँव देखा, हमने सड़कें देखी। मुझे आज भी याद आता है कि गांव के जो चक्रोट होते हैं उनके साइकिल से निकलना संभव नहीं होता था। अब खेत वाला अपनी सुरक्षा के लिए खेत में कांटे लगा के रखता था, साइकिल से जाए और साइकिल कीचड़ है या खड्डा है, गिर जाओ तो यात्री को कांटा चुभता और खेत वाले की फसल नष्ट होती। तो प्रधानमंत्री भी श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा कि भारत को विकसित करना है तो गांव को विकसित करना होगा। भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव को विकसित करने के लिए किसान को विकसित करना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ना और मुख्य मार्गों को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से महानगरों से जोड़ना उन मुख्य मार्गों को, जिससे किसान का जो गांव में उत्पाद जो पैदा होगा, जो उत्पादन है या जो भी उत्पाद पैदा करें, वह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की मंडी तक जाए। तो वहां से जब व्यापारी महानगरों तक ले जाएंगे तो उनको और अधिक मूल्य प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसके लिए बहुत कारगर साबित सरकार। उसके बाद का स्मरण करेंगे तो पहले ट्रैक्टर अगर खरीदना हो गांव में किसानों को, मैं बात कर रहा हूँ 1997 के आसपास की, तो ये ध्यान में आया कि ट्रैक्टर पे जो उस समय बैंकों का इंटरेस्ट था, वो इंटरेस्ट था 19%, 20%, 21%, 22%। किसान ट्रैक्टर खरीदता था अपनी खेती करने के लिए, खेती को लगाता था गारंटी के लिए, लेकिन जब वह इंटरेस्ट चलता था और किसान किसी कारण से फसल ठीक उत्पाद नहीं हुआ, मार्केट में नहीं बेच पाया या बारिश के कारण, ओला के कारण किसी कारण से उसकी फसल नष्ट हो गई, तो उसमें चिकन ब्याज रहता। किसान ट्रैक्टर खरीदता था खेती करने के लिए, लेकिन उसकी खेती भी सरकार नीलाम कर देती थी। उसका ट्रैक्टर खींचकर तहसील में खड़ी कर लेती थी। ट्रैक्टर तो गया, खेती भी गई, परिवार का भविष्य भी जाता था। श्रद्धा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस टाइम उस व्यवस्था को ठीक करके उस ब्याज दर को कम करके 10 और 12% किया है। किसानों के बारे में अगर किसी ने सोचा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा है। और भी तमाम प्रकार के ऐसे विषय हैं। ग्रीन कार्ड, पहले फसल ऋण बैंकें देती थी, समितियां देती थी।
फसली ऋण का मतलब होता है कि फसल के ऋण को चुकाना है। किसी कारण से किसान उस फसल को उस फसल के उत्पादन के बाद उस ऋण को नहीं चुका पाया तो उस पर भी ब्याज लगता है। जितना उत्पादन है उससे ज्यादा पैसा देना पड़ता, साहूकार से पैसा लेना पड़ता था, ब्याज पे 5% 10% ब्याज पे पैसा लेता था किसान। फसल का रेट, कुछ लोग ऐसे किसान होते थे जो फसल का रेट उस समय होता था 600 रुपए 700 रुपए, तो उसको आधे रेट में पैसा लेना पड़ता था। अटल जी की सरकार ने उस मर्म को समझा और अटल जी ने उस टाइम, जिसको आज हम किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं, ग्रीन कार्ड शुरू किया। 1 लाख रुपए का ग्रीन कार्ड बनेगा, आपकी जमीन के सापेक्ष बनता, ब्याज भी कम होता है और उसमें 1 लाख में से जितनी आवश्यकता है उतना धन निकालिए, उसका उपयोग करके पुनः उस धन को 1 लाख में से 20,000 निकालेंगे तो 20,000 की ही ब्याज चलता है और 20,000 जमा कर देंगे तो आपका पैसा सेफ है, जब आप फिर जाए आवश्यकता से निकालें। तो इस प्रकार की सुविधाएं गांव के किसान को, गांव के लोगों को देने का भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया और उस यात्रा को बढ़ाकर पढ़ने, आज जब हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो आज किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से राम राज्य क्या है, एक भी व्यक्ति भूखा ना सो। आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से माननीय मोदी जी की सरकार ने राम राज्य के उस स्वप्न को साकार किया है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि लखीमपुर ही नहीं, पूरे भारत में एक भी व्यक्ति कोरोना जैसे कालखंड में भी भूखे नहीं सोया होगा। भूख से मरने की बात भूखे सोया नहीं होगा। ये हमारे नेतृत्व की, हमारी सरकार की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दूरदर्शी सोच। तो आज गांव खुशहाल, कुछ कमियां 70 साल से भारत पड़ा, कुछ कमियां शेष है, इसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर ठीक करें। कि बहुत साल हो गए और मोदी गवर्नमेंट में हम लोग हैं या इंडिया है, तो मोदी जी ने क्या किया है अब तक? जिन मोदी जी के कार्यों का अवलोकन करना होता है, उनके बारे में जानकारी करनी होगी, तो 2014 के पहले के भारत का हमको तुलनात्मक विश्लेषण, और जब हम 2014 के पहले का भारत का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं तो पहले की सरकारें, उनके परिवार के लोग कैसे हो, परिवारवाद, वंशवाद, वो इसलिए चुनाव में नहीं आते थे कि सरकार बनाना है। तो सरकार किस लिए बनाना है? तो सरकार जनता के कल्याण के लिए, तो इसलिए सरकार में आते थे कि उनको, किसी को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और किसी को अपने बेटे को, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को प्रधान। 2014 के पहले जब आप याद करें तो हम समाचार पत्र या मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी किसी न्यूज चैनल को खोलते थे, एक ही विषय आता था कि घोटाले। और घोटाला यही नहीं, जल थल नभ तीन, आकाश में पूजे स्पेक्ट्रम घोटाला, धरती पर कोयला घोटाला, तो ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर घोटाले नहीं। मोदी जी को भारत की जनता ने 2014 में चुना और जब वह लाल किले की प्राचीर से पहली बार बोलने आए तो उन्होंने सबसे पहले भारत की स्वच्छता की बात की, भारत में शौचालय की बात की। विरोधी लोगों ने टिप्पणी करना शुरू किया, विपक्ष ने टिप्पणी किया कि भारत का प्रधानमंत्री इसलिए बनेगा कि वह शौचालय के निर्माण के लिए बनाया गया। उनको शायद उस पीड़ा तक नहीं पहुंच पाए जो माताएं बहने गाँव में दिन छीन। अगर सुबह वह 4 बजे भोर में जगकर सोच के लिए नहीं गई खेत में, तो उजाला हो गया, फसल है नहीं खेत में, उनको अपने सुचारू क्रियाओं से निवृत्त करने के लिए पूरे दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। जब रात हुई, अंधेरा हो, तो सोच के लिए खेत में, कहीं बारिश का मौसम हुआ, कहीं सांप निकलते थे, कहीं सांप डस लेते थे, घटनाएं हो जाती थी। मोदी जी एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। हाँ, यदि उस माँ के गर्भ में कोई बच्चा पड़ रहा है
बहुत सारी बीमारियां शौचालय क्रियाओं को रोकने के कारण होती हैं। मां तो उस बीमारी से ग्रस्त होती थी, यार वहीं पल रहा बच्चा भी उस बीमारी से ग्रस्त। जो वो बच्चा धरती पर आया नहीं, उसके पहले ही उस बीमारी से ग्रस्त। मोदी जी ने उस माँ के, उस गांव की महिला का वह मर्म समझा और शौचालयों का निर्माण की एक अभियान शुरू किया। आज पूरे भारत में 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ है और हमारी माताएं बहनें सुरक्षित भी हैं और उन बीमारियों से दूर भी हैं। दूसरी सीमा की बात करें तो सीमा पे पहले सैनिक आतंकवादी पहले भारत के अंदर आते थे, कहीं अयोध्या के रेलवे ट्रैक पे हमला करते थे, कहीं मुंबई के बोटों में, जिस स्थान पर वह चाहते थे वहां पर वह हमला करके चले जाते थे। सेना वही, जवान नहीं, उनके अधिकारी बदला है। तो क्या बदला है? सरकार की दृढ़ता, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, निर्णय लेने की क्षमता। और उसी सेना ने, आप सबको मालूम होगा कि स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की 1-2 किलोमीटर नहीं, पाकिस्तान के अंदर घुसकर 12 किलोमीटर तक हमने वार किए हैं। और सिर्फ उन आतंकवादियों को नहीं मारा है, उन आतंकवादी उनके ठिकानों को भी नेस्तनाबूद करने का हमारी सेना ने काम किया। पहले कोई सैनिक हमारा पकड़ लिया गया, उसकी किस निर्ममता के साथ हत्या की जाती थी, भारत की जनता को आज भी स्मरण है। लेकिन हमारा अभिनंदन गया और मोदी जी ने ऐसा राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया, 24 घंटे के अंदर अभिनंदन को उनको सम्मान रखने छोड़ना पड़ा। ये एक नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए। आज पूरा विश्व में मोदी जी कैसे भारत को आगे बढ़ाए, इसके लिए अपनी मैत्री यात्राएं करते हैं और देशों, छोटे छोटे से लेकर बड़े देशों तक यात्राएं करके वहां की सेना, वहां के राष्ट्राध्यक्षों से संबंध बनाकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अग्रसर है। मैंने पहले ही बताया कि अंत्योदय के लिए वो चाहे अंतिम पंक्ति में बैठे रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शिक्षा, चिकित्सा, पुलिया, सड़कों का निर्माण करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, एक्सप्रेस वे खड़े करने हो। आज भारत की एक्सप्रेस वे का जाल बना। लखीमपुर में आप लखीमपुर का हीरा धर्मशाला देखिए कितना जाम। आप एक रोड पे 3-3 फ्लाईओवर बने हुए। जनता की आवश्यकता के अनुसार काम करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मोदी जी ने हर क्षेत्र विस्तार से काम किया। जब लोग सोचना बंद करते हैं, वहां से मोदी जी सोचना शुरू करते हैं और उसी का परिणाम है कि हमने विज्ञान के क्षेत्र में बड़े बड़े देश जो अपने को वैज्ञानिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में मानते हैं, वह चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंच नहीं पाए। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, एक प्रयास उनका चंद्रयान का निष्फल हुआ। मोदी जी उनके कक्ष में जाते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, अनुसंधान करता होते हैं, मोदी जी इनको गले लगा के पत्ती देते हैं, चिंता मत करो, आप प्रयास करो, हम आपके साथ खड़े हैं। और अगले प्रयास में साउथ पोल पे चंद्रयान करता भारत विश्वगुरु की ओर अग्रसर है। मोदी जी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। चाहे सीमा की सुरक्षा, चाहे देशों के साथ मित्रता, चाहे भारत को विकसित राष्ट्र बनाना हो, चाहे सीमाओं को सुरक्षित करना हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी का क्षेत्र हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी का क्षेत्र, हर क्षेत्र में मोदी जी की सरकार जनता के लिए काम करे। जनता के लिए, इसी में सर जनता की अगर बात करें तो क्योंकि आप एक पद है आपके पास में और जनता की उम्मीदें भी आपसे हैं, क्योंकि आप शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं, निचले स्तर से जमीनी स्तर पे नेता हैं, तो जनता की जो उम्मीदें हैं और जो पद की सीमाएं हैं, उसका सामंजस्य कैसे बैठा पाते हैं? मैं एक संगठन का कार्य करता हूँ और मैं संगठन के लिए काम करता हूँ, मैं राष्ट्र के लिए काम करता हूँ, मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ। संगठन का काम करना, निष्ठा के साथ काम करना
ईमानदारी के साथ काम करें। हाँ, किसी कार्यकर्ता को कोई पीड़ा होती है तो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उसका निवारण करवाने का पूरा प्रयास करता हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं एक भाव के साथ राजनीतिक जीवन में आया हूं, और वो पुस्तक मैंने पहले आपको बताई मातृभूमि के, और उससे कुछ बोल है चंद्रशेखर आजाद जी की पुस्तक में उठती है आग, जवानों में सागर भी उठना करते हैं, पर्वत उठते हैं लहरों पर कानन भी वो क्या करते हैं, ऐसे करके पंक्तियां हैं। मैं सिर्फ यहाँ राजनीतिक जीवन में राजनीति करने के लिए नहीं आया, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए, धर्म के लिए आया हूं, और हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। भारत का विकास भी हो रहा है, विरासत भी संरक्षित। सर, भाजपा में आपने इतने सालों का समय दिया, इस संगठन की जो आपने बात की, इस संगठन में आपको सबसे खास चीज क्या लगी, खास बात क्या है संगठन में? भारतीय जनता पार्टी जो परिवार है, जो संगठन है, वह तपस्वी कार्यकर्ताओं का एक सभ्यता के लिए, राम के लिए, कृष्ण के लिए काम करता है। उन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर आज भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा परिवार बन गई और विश्व का 12 करोड़ की सदस्यता का सबसे बड़ा राजनीतिक दल। सर, क्या भाजपा में वास्तव में निचले स्तर से राष्ट्रीय नेतृत्व तक की जाना संभव है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब वक्त वोट को लेकर सदन में एक बहस चल रही थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह से एक प्रश्न किया था। सदन के सभापति के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कहती है, लेकिन अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं कर। और अमित भाई ने उसमें एक उत्तर दिया, अमित भाई शाह जी ने उत्तर दिया, ये जितने सारे राजनीतिक दल बैठे हैं, ये अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 लोगों के साथ मिलकर तय करते हैं, उनमें से कोई बनना होता है। हमारे यहाँ 12 से 13 करोड़ परिवार है, और उसमें से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, उसकी निर्णय की प्रक्रिया से गुजरना होता है। बहुत सारे उदाहरण है यहाँ, जो बूथ अध्यक्ष से लेकर वहां तक पहुंचे। माननीय अमित भाई साहब उसी में से एक, वह अपने कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते आज देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारतीय जनता पार्टी, कोई भी कार्यकर्ता काम के आधार पर, परिश्रम के आधार पर कहीं भी मुश्किल रखे, यह भारतीय जनता पार्टी में ही सिर्फ आवश्यक। अगर सर ग्राउंड लेवल की बात करें तो जो भाजपा की ग्राउंड लेवल स्ट्रेटेजी है, वो वास्तव में आज सबसे अलग मानी जाती है, तो इसकी मजबूती का जो मेन कारण है वो क्या है? अन्य राजनीतिक दल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, भारतीय जनता पार्टी के पास एक वैचारिक उपभोक्ताओं वाले कार्यकर्ताओं का एक बड़ा समूह जो विचार के लिए काम करता है, राष्ट्र के लिए काम करता है, और यही हमारी सबसे बड़ी मजबूती है। हमारा जो वैचारिक वह बिना किसी अपेक्षाओं के भारतीय जनता पार्टी के साथ। और इसी में सर ये देखा गया कि भाजपा लगभग हर चुनाव को एक मिशन की तरह लेती है, और अन्य राजनीतिक पार्टियों में ऐसा नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम अभियान चलते रहते हैं। सेवा ही संगठन हमारी पार्टी का एक वाक्य है। तो चुनाव में तो हम अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, लेकिन आप याद करें कोरोना का कालखंड आया, कोरोना कालखंड में सारे राजनीतिक दल अपने क्यों में बैठे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लोगों को अनाज उपलब्ध करा रहा था, उनके दैनिक दिनचर्या से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति लगाकर, जब लोग घर से अपनी जान को बचाने के लिए घर में सारे राजनीतिक दल के, तो हमारा कार्यकर्ता बाहर निकल और सर ये जो पन्ना प्रमुख जैसी माइक्रो लेवल की स्ट्रेटजी है,
जो बेसिकली बीजेपी में ही देखने को मिलती है, इसको आप कैसा इनोवेशन मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी और अन्य राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी, दूसरे राजनीतिक दल नेता बेस्ड। हमारे पास कार्यकर्ताओं का इतना नीचे तक समूह है कि हम हर पन्ने पर हमारा एक कार्यकर्ता खड़ा होता है और वह उस पन्ने में जितने मतदाता होते हैं उनको बूथ तक ले जाकर, मत पेटी तक ले जाकर, वोटिंग मशीन तक ले जाकर वोट डलवाता है। वो कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हमारे जो हमारा नेतृत्व है केंद्रीय और प्रदेश उसका स्ट्रक्चर है और पन्ना प्रमुख हमारी एक महत्वपूर्ण चुनाव की करते हैं और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वह निश्चित रूप से एक वोट को ले जाकर काम करता है। मैं पन्ना प्रमुखों से सभी कार्यकर्ताओं को भी इस कार्य के लिए और सर, अगर बात प्रधानमंत्री मोदी जी की करें, बहुत ही लोकप्रिय नेता है आज विश्व में, आप उनसे क्या व्यक्तिगत सीख लेते हैं और जो आपके काम में भी झलकती है? माननीय नरेंद्र मोदी जी एक विराट व्यक्ति, एक भारत के विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। अभी उनकी थाईलैंड यात्रा और उसमें एक वीडियो आया तो वह मुझे का अभिवादन स्वीकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लोग उनसे चिपकने को, उनको छूने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक महिला उनको हाथ पकड़कर रोने लगती है। इतनी कनेक्टिविटी उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, और उनका जो मानना है कि वसुदेव कुटुंबकम का विश्व भी हमारा परिवार है, इस पे माननीय मोदी जी ने बहुत काम किया। कोरोना के कालखंड में अपने देश के लिए ही सिर्फ कोविड वैक्सीन नहीं, ऐसे देश जो वैक्सीन का उत्पादन नहीं कर सकते थे और नहीं मिल सकते थे, उनको भी उस कालखंड में मोदी जी ने वैक्सीन, निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई। और खासकर जो उन्होंने सोचा है कोई विषय यहाँ पे जब मोदी जी का विषय है, मैं कहना चाहता हूँ, चाहे अयोध्या हो, काशी हो, महाकाल रूप हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, बाबा केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ उनके राजा विक्रमादित्य के बाद, इतना धर्मात्मा राजा पृथ्वी पर पहली बार हजारों वर्ष तपस्या करती, तब जाकर पृथ्वी पर एक नरेंद्र मोदी जी। योगी जी को भी सर आपने मंच से लेकर मैदान तक ही देखा है। अगर हम बात करें इनकी खूबी की, तो आप क्या देखते हैं, उनमें क्या खूबी है? व्यक्तिगत जीवन से संत परंपरा में आए और सन्यासी नाथ संप्रदाय के सन्यासी उनका गुरु अवैधनाथ के बाद वह यात्रा में आगे बढ़ी। एक सनातन संस्कृति के लिए नाथ संप्रदाय जो सन्यासी है उसका निश्चित रूप से धर्म के प्रति आस्था होती है। सांसद रहते हुए भी उन्होंने काफी काम किया और मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश उससे पहले अपराधियों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश उससे पहले बीमारू राज्य था। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद 2017 का चुनाव हुआ, उसके बाद जब बीजेपी बनी तो उन्होंने वह जो अपराधियों का प्रदेश था उसको सिर्फ अपराधी नहीं किया, जो संगठित अपराधी थे, जो गिरोह थे, उनको नेस्तनाबूद करने का काम किया। और मैं तो अपने हर संबोधन में जब कभी विषय आता तो बोलता हूँ, उन्होंने कहा था कि अपराधियों का स्थान अब उत्तर प्रदेश
या तो जेल या रेल। यदि जेल और रेल दोनों जगह नहीं गए तो जहां आए उन दोनों में जेल जाए। अब उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त प्रदेश। सर, युवाओं पे आपके एक अलग ही छाप है, युवा आपसे कनेक्टेड रहते हैं युवा, तो आप उसको एक संदेश अगर आपके माध्यम से देना चाहें तो वो क्या संदेश है? करता है जो भी मैंने किया है। भारत विश्व का सबसे अधिक युवाओं वाला देश है और उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा देश है। उत्तर प्रदेश के देश के युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य करने का अवसर मिला है। उसमें मैं युवाओं से एक ही आग्रह, वो भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी का भी आग्रह, हमारे माननीय मोदी जी का, माननीय का, माननीय मिश्रा जी का भी आग्रह, वह आग्रह है नेशन फर्स्ट। हमारे गांधी राष्ट्रवाद सिर्फ अपने व्यक्तिगत जीवन से अपने परिवार के नहीं रहना चाहिए, राष्ट्र के तो इदम नमम इदम राष्ट्र कुछ मेरा नहीं है, सब राष्ट्र। अभी राष्ट्र नहीं होगा, भारत नहीं होगा तो हुआ वाऊ। हम जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ राजनीति के माध्यम से सेवा करें, आप आईपीएस वैज्ञानिक, संस्कृति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, विदेश में व्यवसाय के कारण है, भारत में व्यवसाय जहां भी जब राष्ट्र की बात आए, मैं आप उत्तर प्रदेश से समस्त भारत के युवाओं से आह्वान करता हूं कि आप स्वामी विवेकानंद की तरह, आप आचार्य चंद्रशेखर की तरह, आप सरदार भगत सिंह की तरह, आप अशफाक उल्लाह की तरह राष्ट्र के साथ खड़े हैं। मोदी जी का विजन हर 2047 तक विकसित राष्ट्र माने सहयोग में आपका आह्वान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ इस व्हाट्सएप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप साहब, बहुत स्वागत।